हाँ, तो पिछले वाले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन करते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उस कंसेप्ट के लिए मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स, जो कि है 4x प्लस 25। ये 25 एक कांस्टेंट है। मैं क्या करता हूँ कि x के जगह मैं दो ठो वैल्यूज बैठाता हूँ। मैंने पहले केस में मैंने x के जगह मैंने a लिया, एफ ऑफ ए। तो मेरा फिर से यहाँ पर फंक्शन के अंदर मेरा x के जगह a आ जाएगा। मैंने फिर से इसे लिया। अब a की जगह मैं और कोई एक वैल्यू लेता हूँ। मान लो मैंने b लिया। अब एक काम करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब देखते हैं जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है। ये 25 और ये 25 तो काट गया। क्या आया? 4a माइनस 4b। और अगर थोड़ा सोचे तो डिफरेंस को हम फिजिक्स में कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? डेल्टा। तो एक तरह से मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा एफ एक्स ए से बी तक, सॉरी उल्टा होगा, बी से ए तक मैंने एफ एक्स का डेल्टा निकाला। तो यहाँ पर 4a माइनस 4b। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाला बात कि मेरा ये जो 25 ये जो कांस्टेंट है वो तो मेरा डेल्टा में तो नहीं रहा। ये जो डेल्टा है, डेल्टा में क्या कहीं पर 25 नजर आ रहा है? नहीं। अगर मान लो मैंने 25 को चेंज किया, 25 की जगह अगर मान लो मैंने 46 लिया, फिर भी वो दोनों कैंसिल हो जा रहा है। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि जब भी हम डेल्टा लेते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन में मेरा कुछ कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो मैं इस फंक्शन को और भी थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। मैं मान लो फंक्शन को फिर से लिख रहा हूँ। फंक्शन मेरा क्या था? एक्चुअल फंक्शन 4x प्लस 25। तो डेल्टा ऑफ 4x प्लस 25 क्या आ रहा है? 4a माइनस 4b। और हमने अभी क्या देखा कि अगर 25 की जगह मेरा मैंने 46 डाल दिया तो फिर भी मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है। अब मान लो मैंने 46 की जगह अगर मैंने यहाँ पर 57 लिया, तब भी सेम चीज फिर से कटे जा रहा है। फिर से फाइनल एक्सप्रेशन में वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो 46 की जगह यहाँ पर 57 अगर मैं डाल दूं तो फिर भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई वैल्यू छोड़ा, अगर मान लो मैंने कोई वेरिएबल डाल दिया, मान लो यहाँ पर मैंने सी डाल दिया, वो सी तो कट जा रहा है। तो मतलब एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं कि डेल्टा के अंदर जो भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट में ये जो वैल्यू है कांस्टेंट का, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में सब्स्टिट्यूशन में बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट कि तुम्हारा डेल्टा के अंदर सी का वैल्यू कुछ, अरे भाई ये क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। हो सकता है।
कोई भी फाइनाइट वैल्यू काम चल जाएगा सी के पास। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है। इसका वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा का वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा अगर बहुत छोटा हो, इनफाइनाइट सिमली छोटा हो, मैं बहुत बड़ा शब्द में लिखने नहीं वाला, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल अगर मेरा डेल्टा हो तो उस डेल्टा के जगह हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। वैसे ये वाला अभी छोड़ दो, अभी ये वाला कोई काम नहीं आने वाला। तो डी के अंदर अगर मेरा कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, मान लो कुछ भी। पर अगर पर अभी देखो, मान लो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, अब तो ये तो कट गया, तो क्या आया 4x प्लस सी। तो अब आके ये सी मैटर कर रहा है डी के अंदर जब तक, रुको, हाँ, तो जब तक डी के अंदर था ये पूरा चीज, पूरा जो ये जो फंक्शन है डी ऑफ ये जो फंक्शन, उसके साथ मैंने एक कांस्टेंट जोड़ दिया, जब तक ये पूरा का पूरा चीज डी के अंदर है, तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। कांस्टेंट का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, पर जब हम इंटीग्रेट करके हम इसे डी से बाहर निकाल रहे हैं, हम डी को एलिमिनेट कर रहे हैं, तब ये सी टपक जा रहा है। तो ये और एक तरीका है ये दर्शाने का कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है। आई होप मैं ये चीज में समझा पाया। मतलब इन फाइनल अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इनसाइड डी कांस्टेंट कैन हैव एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आवर विश। ये हमारे मुट्ठी में है, बट नॉट आफ्टर being integrated। इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट का हम कुछ भी वैल्यू रख नहीं सकते, क्योंकि तब पूरा का पूरा फंक्शन का वैल्यू ही मेरा चेंज हो जाएगा। अगर मान लो मेरा 4x प्लस 26 है, अगर मैंने मान लो 26 की जगह अगर मान लो 59 रख दिया, तो पूरा फंक्शन ही तो चेंज हो गया ना। पर डी के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, डी के अंदर 59 रखो या 100 रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये डी के अंदर ना हो, जब एज इट इज हो, तो 4x प्लस 5 4x प्लस 59, आसमान पाताल का फर्क है। आई होप मैं ये पॉइंट समझा पाया। ये छोटा सा कंसेप्ट है पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन में ये काम आएगा। और अगर इसी स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, डी ऑफ एक्स, या एक्स ना लिखे, डी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स डी ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये है पूरा कंसेप्ट का निचोड़। अब वापस आते हैं उस पॉइंट पर जहां पर मैंने बोला था कि ये जो इंटीग्रेशन है एंटी डिफरेंशिएशन है। तो अगर एंटी डिफरेंशिएशन है
और हमने ये चीज़ हमने इस पॉइंट पर भी डिस्कस किया कि अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन आते हैं तो उस दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करने से हमें वो पहला वाला फंक्शन वापस मिलता है। तो हम एक इंटीग्रेशन का एक चार्ट बना सकते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के केस में एक चार्ट बनाया था। जैसे मान लो अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 आता है तो अब हम उल्टा काम करेंगे। डिफरेंशिएशन को उल्टा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0, 0 को इंटीग्रेट करने से कांस्टेंट। फिर मान लो e टू द पावर x, उसको डिफरेंशिएट करने से e टू द पावर x ही आता है, उसको इंटीग्रेट करने से e टू द पावर x और उसके साथ एक कांस्टेंट। वैसे भी ये बार बार ये कांस्टेंट लिखने में थोड़ा पता नहीं क्यों बहुत इरिटेटिंग लगता है बार बार कांस्टेंट लिखने में, तो मैं समझाने के लिए सिर्फ मैं ये प्लस सी लिख नहीं रहा, पर अज्यूम कर लो कि इंटीग्रेशन में हर समय ये प्लस सी लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, तो मैं लिख नहीं रहा बार बार। फिर जैसे ln x को डिफरेंशिएट करने से हमें 1/x मिलता है, तो 1/x को इंटीग्रेट करने से ln x प्लस c मिलता है। बाय द वे mod x होगा। फिर तुम्हारा जो एकदम जो पहले में पढ़ाया जाता है जैसे x टू द पावर n, उसको डिफरेंशिएट करने से हमें nx n-1 मिलता है। तो इसी चीज़ को इंटीग्रेट करने से हमें वापस x टू द पावर n मिलता है। और अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाहर एक n मल्टीप्लाई हो रहा है और एक पावर घट रहा है। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो n था ये डिवाइड हो जा रहा है और जो पावर था उसके साथ और एक पावर ऐड हो जा रहा है और एक 1 ऐड हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर x टू द पावर n हो तो अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूँ तो x टू द पावर n+1 बाई n+1 आएगा, हम कह सकते हैं, राइट। वैसे ये n-1+1 है, ये हम आराम से कह सकते हैं कि x टू द पावर n को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मेरा ये आएगा प्लस ये ऑब्वियसली। फिर तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन में हमने जो ट्रिगोनोमेट्री वाला किया, झटपट करके लिखते हैं। साइन को डिफरेंशिएट करने से हमें कॉस मिलता है, कॉस को डिफरेंशिएट करने से हमें माइनस साइन मिलता है, टैन को डिफरेंशिएट करने से हमें सेक स्क्वायर मिलता है, कॉट को डिफरेंशिएट करने से माइनस कोसेक स्क्वायर मिलता है। अब कोसेक को डिफरेंशिएट करने से हमें माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स मिलता है और तुम्हारा सेक एक्स को डिफरेंशिएट करने से सेक एक्स टैन एक्स मिलता है। ये तो हुआ डिफरेंशिएट करना। अब उल्टा रास्ता रहता है, अब इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेट अगर करें तो कॉस को इंटीग्रेट करने से साइन मिलता है, माइनस साइन को इंटीग्रेट करने से कॉस मिलता है, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि साइन को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉस मिलता है। ये वाला पार्ट पहले अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन तो ये जगह थोड़ा हिचकिचाएंगे कि कॉस वाला माइनस साइन होगा या कॉस वाला साइन होगा, मतलब प्लस माइनस में ये इस जगह पर हम थोड़ा गड़बड़ करेंगे। याद रखना
कि डिफरेंशिएशन के केस में कॉस हो जाता है माइनस साइन, कॉस के केस में माइनस आता है, और इंटीग्रेशन में साइन को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉस आता है। मतलब तुम्हारा साइन के केस में माइनस, मतलब उल्टा उल्टा है ना। डिफरेंशिएशन में कॉस में माइनस आता है, वही इंटीग्रेशन में साइन के केस में तुम्हारा माइनस आता है। तो ये एक छोटा चीज नोट करके रखना। बाकी सब तो सिंपल ही है। सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करो tan x मिलेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो कॉट मिलेगा, या दूसरे भाषा में कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से माइनस कॉट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं कोसेक एक्स कॉट एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो माइनस कोसेक मिलेगा, सेक एक्स tan x को इंटीग्रेट करूँ तो सेक एक्स मिलेगा, प्लस सी ऑब्वियसली होगा। फिर हम जो लॉगरिथमिक वाला जो फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक क्या बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल वाला, कि a टू द पावर x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें a टू द पावर x ln मिलता है। तो उल्टा रास्ता अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो a टू द पावर x ln को इंटीग्रेट करने से a टू द पावर x मिलता है। और अगर और एक भाषा में कह सकते हैं कि a टू द पावर x को इंटीग्रेट करने से a टू द पावर x बाई ln मिलता है। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, तुम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो तो ये वाला पार्ट वापस आ जाएगा। तुम चाहो तो खुद चेक कर सकते हो, ये वाला पार्ट भी तुम चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। तुम इसको डिफरेंशिएट करो, वापस यही मिलेगा। फिर तुम्हारा जो इनवर्स फिगर्स का फॉर्मूला है कि तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने से 1/mod x, सुंदर करके लिखता हुआ, और mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये वाला पार्ट फिर से वापस आएगा, प्लस सी ऑब्वियसली होगा। इनको इंटीग्रेट करने से ये वाला वापस आएगा। वैसे माइंड यू ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म्स करेंगे इंटीग्रेशन में तो ये दोनों फार्मूलाज आएंगे। ऐसे तुम्हारा एल्जेब्रिक फॉर्म्स में 9 फार्मूलाज है, 9 फार्मूलाज में से ये दो फार्मूला है, ये एक और ये एक। तो हमने ऐसे करके हमने कितने फार्मूलाज निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने अब तक 15 फॉर्मूलाज निकाले हैं प्योरली बेस्ड ऑन एंटी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन है। हमने इस चीज को यूज करके हमने 15 फॉर्मूलाज ऑलरेडी बना लिया। और वैसे अलग से इंटीग्रेशन का चार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डिफरेंशिएशन का चार्ट को उल्टा कर दो वही तुम्हारा इंटीग्रेशन का चार्ट बन जाएगा। तो ये जो 15 फार्मूलाज है ये तुम्हारा बेस फार्मूलाज है, इनसे ही तुम्हारा बाकी फार्मूलाज का में इस्तेमाल होगा। स्पेशली तुम्हारा ये इनवर्स फिगर वाला, ये लॉगरिथमिक वाला, ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक का ये दोनों वाला, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर वाला, ये तो हर जगह इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा। टेक्निकली बोल सकते हो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। ये 15 फार्मूलाज डिफरेंशिएशन में तो याद क्या ही होगा, तो इंटीग्रेशन में और क्या ही नया याद करना, उसको पलट दो। तो बस एंटी डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, इसी से ही हमने 15 फार्मूलाज निकाल लिए। और हाँ, और कुछ छोटे छोटे बातें जो हमें दिमाग में याद रखना है।
इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे पहला पॉइंट कि अगर मान लो कोई भी इंटीग्रेशन है, कोई भी फंक्शन है dx है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार हम इस जगह थोड़ा फंस जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया f ऑफ t dx, अनलेस t और x में अगर कोई रिलेशन ना हो तो इस इंटीग्रल का कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हम इंटीग्रेट करें x के टर्म्स में, पर क्या आया फंक्शन के अंदर t। तो अगर t और x के बीच में कोई रिलेशन ना हो तो हम ये फंक्शन एकदम ही इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ एक दिमाग में रखना। और हम इंटीग्रेशन करेंगे x के टर्म्स में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यह वैसे हमारा पहला सम होने वाला है, हमारे ये जो सीरीज का पहला सम होने वाला है। जैसे मान लो x to the power 4 d ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखो कि हम इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में नहीं। पहले जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम फटाक से लिख देंगे x to the power 5/5। नहीं, ये गलत आंसर है, क्योंकि हम इंटीग्रेट x के टर्म्स में नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले तो हम ट्राई करेंगे ये जो फंक्शन है जिसके टर्म्स में है उसके टर्म्स में लिखने का। यहाँ पर किसके टर्म में है, एक्स स्क्वायर के टर्म में। तो हम ट्राई करेंगे ये जो फंक्शन वाला पार्ट है, वैसे हाँ ये जो फंक्शन वाला पार्ट है, जो फंक्शन तुम्हारा ये जो एफ है जो अंडर रहता है, इसे कहते हैं हम इंटीग्रैंड। और जब हम इंटीग्रैंड को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने मान लो ये जो gx dx है यहाँ पर ही हम दिखाते हैं, तो ये मेरा gx हो गया मेरा इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड को हम dx के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद c के अलावा हमें ये जो मिलता है इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑफ gx कहो या तुम प्रिमिटिव ऑफ इंटीग्रैंड कहो। ये fx मेरा प्रिमिटिव है, किसका, इंटीग्रैंड का। यहाँ पर इंटीग्रेट gx है। ये वैसे थियोरिटिकल है, कोई काम नहीं आने वाला, पर फिर भी मैंने बता दिया। हाँ, तो हम वापस क्या आते हैं। तो ये जो इंटीग्रैंड है हम ट्राई करेंगे इंटीग्रैंड को इसके टर्म्स में लाने का। यहाँ पर तो आसान है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर का मेरा क्यूब आएगा डिवाइडेड बाई 3 या एक्स टू द पावर 6/3। ये मेरा करेक्ट आंसर है। अगर इसी जगह पर अगर हड़बड़ी में एक्स टू द पावर 5/5 लिख दो, वो हो जाएगा मेरा गलत आंसर। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसका गहराई तुम जब समझ जाओगे ना तो इंटीग्रेशन में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये बहुत गहरा बात मैं अभी बोलने वाला हूँ कि जो ये x dx है, ठीक है, यहाँ पर जो ये जो x है, यहाँ पर x के जगह
हम कुछ भी डाल सकते हैं। माइंड यू, ये दोनों एक्स पर, ये एक्स, ये दोनों एक्स पर, मतलब जहाँ जहाँ भी तुम्हारे इंटीग्रेशन के अंदर जहाँ भी एक्स दिख रहा है, अगर एक्स के जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब तुम्हारा एक्स के जगह तुम्हारा tan x, sin x, log x, तुम्हारा sec x, तुम्हारा e⁻x, तुम्हारा कुछ भी, मतलब कोई भी फंक्शन तुम्हारे x के अंदर रह सकता है। ये x का फंक्शन है, और किसी चीज का फंक्शन नहीं होना चाहिए, x का ही फंक्शन होना चाहिए। तुम्हारा मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा f ऑफ x के जगह मैंने लिखा f ऑफ gx, d ऑफ gx। मैंने बस क्या किया, तुम्हारा x के जगह gx बैठा दिया, तो सेम ही चीज आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, बस x के जगह gx रहेगा। तो ये जो मैंने ये चीज बताई है, ये सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो हम दिमाग में रखेंगे कि x के जगह हम कोई भी x का फंक्शन डाल सकते हैं। तुम्हारा g के जगह अगर मान लो t ऑफ x दे दिया, t ऑफ x दिया, फिर भी चलेगा, x के जगह कोई भी फंक्शन ऑफ x डाल सकते हैं। तो रिकैप करते हैं, हम लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्या क्या किया उसको हम रिकैप करते हैं। पहला तो हुआ तुम्हारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो इसलिए हम इसे एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसके बेसिस पर हमने लिटरली 15 फार्मूलाज बनाए हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा है, अगर मान लो कोई भी फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, ये जो दूसरा फंक्शन आता है, तो मेरा वापस अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मेरा ये ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा कांस्टेंट के साथ। तीसरा, d के अंदर कोई भी फंक्शन हो, d के अंदर कोई भी फंक्शन हो, उसके साथ हम कांस्टेंट जोड़ सकता है। उस कांस्टेंट का वैल्यू हमारे हाथ में है, हम कुछ भी डाल सकते हैं। चौथा, तुम्हारा इंटीग्रेशन के अंदर ये जो x है, x के जगह हम कोई भी फंक्शन डाल सकते हैं, x के जगह हम कोई भी फंक्शन डाल सकते हैं। तो ये जो हमने दो वीडियोस हमने बनाए, ये दो वीडियोस के ये निचोड़ है, ये 4। अगले वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। और वैसे ये जो दो वीडियोस है, ये बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बनाए हैं। अगर ये 2 वीडियोस अगर ना भी देखो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाद में डेप्थ में जाने के लिए ये 2 वीडियोस इम्पॉर्टेंट है। अगर ऊपर से करना चाहते हो तो ये 2 वीडियोस उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आशा करता हूँ कि ये 2 वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा। फिर से हम 3rd वीडियो में मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।